हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, जिसका दूसरा नाम GERD यानी GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी है। इसे रिफ्लक्स डिजीज़ क्यों कहते हैं? जो एसिड रिफ्लक्स होता है, इसमें जो रिफ्लक्स वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है कि जितना भी प्रॉब्लम है, जितने भी कंटेंट्स हैं, वो आपके ईसोफेगस में स्टमक से वापस आ जाते हैं। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी कंटेंट्स होते हैं ईसोफेगस से आपके स्टमक में जाते हैं, लेकिन यही कंटेंट्स अगर स्टमक से आपके वापस ईसोफेगस में आने लगते हैं, यानी कि आपकी खाने वाली नली में आने लगते हैं, आपके पेट से ये कंटेंट्स आपकी खाने वाली नली में वापस आने लगते हैं, तब इस कंडीशन को GERD बोला जाता है। तो हम में से बहुत सारे लोग, अराउंड 30% लोगों को ये परेशानी कभी ना कभी होती है। बट अगेन, अगर आपको ये परेशानी लगातार बनी हुई है, आपको वीक में 1-2 दिन ये ऐसी परेशानी हो ही जाती है और एक क्रॉनिक टाइम से चलती चली आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं GERD की प्रॉब्लम हो रही है। और फ्रेंड्स, कहने में तो ये बहुत आसान लगता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है या मुझे इस रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं लिया गया तो आपको इससे कॉम्प्लिकेशन से निपटने के लिए आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, इसके होने का कारण क्या हो सकता है, इसकी डाइट प्लान हम कैसे कर सकते हैं, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सब कुछ हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड रिफ्लक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो खाना होता है, जो भी हम खाना इंटेक करते हैं, जब माउथ में डालते हैं तभी से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ से लेकर हमारे खाने की नली में जाता है। खाने की नली में जाने के बाद हमारा जो खाना होता है वो पेट में जाता है। पेट में बहुत तरह की एसिड्स रिलीज़ होती हैं। सबसे मेन जो एसिड होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि नॉर्मली सभी लोगों को थोड़ी बहुत एसिडिटी होती है, और वो एसिडिटी या तो आपके जो ईसोफेगस होता है, यानी कि आपका जो खाने की नली होती है, उससे वापस वो एसिड पेट में कर देता है, या तो वो जो एसिड होता है अगर आपके माउथ तक आता है तो माउथ के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको एसिडिटी बनी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कोई कमी आ गई है। पाचन शक्ति जो है या पाचन जो तंत्र है आपका, उसमें कोई कमी आ गई है। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, क्या क्या कारण होते हैं, कैसे कैसे लोगों की ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके ईसोफेगस में कोई कमी हो गई है, या तो ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर होता है, यानी जो उसका दरवाज़ा होता है, वो सही से खुलता नहीं है, या खुलने के बाद सही से बंद नहीं होता है, सो दैट कि आपके पेट की जो एसिड है वो आपके फूड की नली में आ जा रही है। या तो आपके जो इसोफेगस है उसमें ऐसी कोई कमी है जैसे जो एसिड आ गया उसको वापस स्टमक पे नहीं कर पा रहा है, या आपके शरीर में एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो ये सब पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो गई। इसके अलावा जो लोगों का काम बहुत ज़्यादा देर तक बैठने का है, बैठ करके पूरे टाइम वो काम कर रहे हैं, टाइपिंग का काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पूरे टाइम वो बैठे हुए हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइजेशन अच्छे से हो पाए इसके लिए। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, उनको भी समस्या ज़्यादा हो सकती है। और उसके अलावा जिनका भी एब्डोमेन का सरकमफ्रेंस ज़्यादा है, मतलब जिनको मोस्टली जिनको फैटी लिवर होता है, उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। क्योंकि फैटी लिवर हो रहा है, इसका मतलब आपके लिवर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है, और ऊपर से अगर आपके डाइजेशन में यानी आपके फूड इनटेक में कोई समस्या हो रही है, तब आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। मतलब ये हुआ कि आपको एसिड रिफ्लक्स तभी होता है जब आपके स्टमक में एसिड ज़्यादा बन रहा है, जो कि आपके माउथ में आ रहा है, और माउथ में आने के बाद ये आपके माउथ में जब आएगा तो फूड पाइप के थ्रू होकर के आएगा, तो वो सारे साइन और सिम्टम्स आपको देगा। अब हम बात करते हैं क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम जो पेशेंट आगे बताता है, या आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, कि आपको गले में जलन होती है। बहुत लोगों को गले में जलन होती है, बहुत लोगों को सीने में जलन होती है, बहुत लोगों को मुंह में खट्टा पानी आता है। तो वो मुंह में आपको जो खट्टा पानी आता है वो एसिड होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली बात ये होती है कि जो हमारा पेट होता है उसके जो सेल्स होते हैं एसिड को बियर कर सकते हैं, लेकिन अगर वही एसिड लगातार हमारे माउथ में बना रहता है या हमारे खाने की नली में बना रहता है, तब वहाँ पे जलन पैदा कर सकता है। वो एसिड इन जगहों के लिए नहीं बना हुआ, वो सिर्फ पेट के लिए बना हुआ है। तो अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहेगा आपके इसोफेगस का, यानी फूड की नली का और आपके माउथ का, तब आपको साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। तो
जलन के अलावा दूसरी जो कंडीशन इसमें देखने को मिलती है वो होती है गैस की दिक्कत, ग्लोबस हिस्टेरिकस। पेशेंट ऐसे बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे गैस का गोला है जो ऊपर की तरफ आ रहा है, और कई बार उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, वो उनको एक सफोकेशन जैसा पैदा कर देता है। गैस का गोला होता है गैस्ट्राइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स में। और इसके अलावा जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको माउथ से स्मेल जैसी आने लगती है, क्योंकि मे बी कि उनके जो एसिडिटी कॉज कर रहा है उससे छोटे छोटे अल्सर्स बन सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर अगर हो रहा है तो अल्सर्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स बताते हैं कि गले में कुछ फंसा फंसा सा लगता है, बार बार उसको मैं निगलने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी वो गले में बना ही रहता है। ये भी एसिड का सिम्टम हो सकता है। या गले में लगातार खराश बनी रहती हो, गले को साफ करके भी बार बार आप गले को ट्राई करते हैं क्लियर अप करने की, लेकिन फिर भी गला साफ नहीं होता है। या कई बार आपको सोर थ्रोट लगातार बना रहता है। मोस्टली अगर आपका गला ख़राब है तो आपको लगेगा कि गले में कोई दिक्कत है, गले की इंटरनल कोई पैथोलॉजी है, लेकिन ये समस्या आपके पेट से भी होकर के गले तक आ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गले में आपको लगातार जलन बनी हुई है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, या कई बार मुंह में खट्टा पानी के साथ खाना भी वापस आ सकता है, रीगर्जिटेट हो सकता है। इसके अलावा कई बार डिस्फेजिया की भी शिकायत हो जाती है। पेशेंट्स को खाने में समस्या हो जाती है, खाना जब खाने लगते हैं तो गले में फंसता हुआ सा लगता है, सही से निगलने में समस्या हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए अगर आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं या इनमें से कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको इन्वेस्टिगेशंस तब तक नहीं कराना जब तक आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपको ये समस्या है या ये समस्या आपको काफ़ी ज़्यादा देर के लिए है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराई जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जो GERD होता है इसके सारे सिम्टम्स क्लिनिकली ही प्रेजेंट होते हैं। सारे सिम्टम्स पेशेंट खुद ही बताता है कि मुझे ये परेशानी हो रही है, तो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा क्लियर प्रेजेंटेशन होती है इसकी। बट कई बार इसमें अपर एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें क्लियरली पता चलेगा कि आपको GERD की समस्या है। अब बात करते हैं अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपको क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि जो एसिड होता है उसको सिर्फ पेट में रहना चाहिए, आपके गले में या आपके खाने की नली में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक वो रहेगा तो आपके जो खाने की नली है उसमें घाव कर सकता है, और वो जब घाव सूखेंगे तो स्ट्रक्चर कर सकता है, मतलब वहाँ पे एक मार्क जैसा क्रिएट कर सकता है, जिससे आपके खाने में परेशानी हो सकती है। तो आपके ईसोफेगस में बहुत तरह की परेशानी कर सकता है, या ईसोफेजियल कैंसर भी कर सकता है अगर बहुत टाइम तक ये परेशानी आपको बनी रहती है। तो इसीलिए आपको जो इतनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है GERD की, इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डाइट एंड मैनेजमेंट की। तो फ्रेंड्स, जो GERD है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपके खाने पीने में, आपके रहन सहन में, अपने उठने बैठने में थोड़ी सी आप चेंजेस कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप बेटर फील कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर आपको GERD है और आपका वेट ज़्यादा है, इसका मतलब वेट ज़्यादा है मतलब ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है, आपके एब्डोमेन पे प्रेशर आ रहा है, जो भी एसिड बनेगा ऊपर की तरफ जाएगा वो, और अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तब आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। अगर आपको GERD की प्रॉब्लम है तो आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, वेट आपका ज़्यादा है, आपको वेट कम करने की कोशिश करनी है, और खाना आपको थोड़ा थोड़ा ही खाना है। हो सकता है कि आपको भूख ज़्यादा लगती हो, लेकिन एट ए टाइम खाना कम खाना है, थोड़े थोड़े गैप के बाद आप खाना खा सकते हैं। एक साथ अपने पेट पर लोड आपको नहीं देना है, एक साथ लोड देने से इकट्ठे एसिड प्रोड्यूस होगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा फ्राइड चीज़ें और जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी, क्योंकि ये अगेन आपको एसिडिटी कर सकती है। और इसके अलावा आपको जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइबर वाली चीज़ें खा सकते हैं वो आपको खाना है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी हैं, नमक और तेल, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एसिड रिफ्लक्स में देखने को मिल रही है वो है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको पता है कि आपको क्या हो सकता है। हमें नहीं रियलाइज़ होता है, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो वो हमें इंटरनल नहीं पता चलता कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे। तो जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, और अगर आपकी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज़ होता है तब आपके GERD के सिम्टम्स को एग्रेवेट करता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो आप स्ट्रेस को अवॉइड करें, अच्छी नींद लें, और साथ के साथ जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या चॉकलेट्स, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो लाइफस्टाइल में भी मैनेजमेंट करने के साथ साथ आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तब आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो सकता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं GERD के केसेस में। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या के बारे में तो सबसे पहली मेडिसिन जो हमारे दिमाग में आती है वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका किसके लिए बहुत अच्छी है? ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है।
जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हैं, पूरे दिन उनको सुबह से लेकर शाम तक एक जगह पे बैठ करके काम करना पड़ता है, ऑफिस वर्क है उनका बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उठ करके अपने लिए कुछ करने का टाइम नहीं मिल पाता है, और लंच आवर्स में उन्होंने लंच करने के बाद फिर से उनको बैठ करके पूरा टाइम काम करना पड़ता है, और साथ के साथ अल्कोहल, टबैको ये सब भी वो लेते हैं, उनके लिए है नक्सवामिका। और नक्सवामिका के जो पेशेंट होते हैं उनको स्टूल में भी परेशानी होती है। जब वो स्टूल जाते हैं तो उनको कभी नहीं लगता कि वो सेटिस्फाई होकर आए हैं, उनको लगता है कि अभी थोड़ी देर और मैं बैठता हूँ तो शायद मेरा पेट क्लियर हो जाए। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें नक्सवामिका लिया जा सकता है। नक्सवामिका की 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है आयरिस वर्सिकुलर। जो आयरिस वर्सिकुलर है ये स्पेशली काम करती है आपके पैंक्रियाज के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, और जितने भी हमारे शरीर में बाइल सीक्रेट होते हैं उसको बढ़ाता है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको मुंह में हमेशा सलाइवा आता रहता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आके बताएंगे कि मुंह में हमेशा पानी आता रहता है, उसको कई बार मुझे स्पिट आउट करना पड़ता है, और साथ के साथ उनको नाउजिया जैसी फीलिंग आती है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है खाना बाहर को निकल जाएगा। ऐसे अगर सिम्टम्स मिलते हैं और साथ में आपको राइट साइड में लिवर रीजन में आपको पेन रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में आप आयरिस वर्सिकुलर दे सकते हैं। आयरिस वर्सिकुलर को लोअर पोटेंसी चाहे आप 6 CH या 30 CH में ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, और आती है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उनको मीठा बहुत पसंद होता है और मीठी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, और ऐसे पेशेंट को जो भी गैस्ट्रिक की समस्या होती है वो शाम को होती है। शाम को 4 से लेकर 8 तक उनका पेट इतना परेशान करता है उनको कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और साथ के साथ उनको खट्टी डकारें आती रहती हैं, सार इरिटेशन आता रहता है, और पूरा शरीर खट्टा खट्टा सा स्मेल करता है। ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं, और लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में लेना अच्छा रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम का नाम आते ही हमें लगता है कि ये सिर्फ लीवर के सिम्टम्स में दिया जा सकता है, तो ये मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो एक ओवरऑल डाइजेस्टिव टॉनिक का काम करती है। ये हमारे लीवर के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करती है, हमारे बाइल सॉल्ट का जो सिक्रेशन होता है, बाइल का सिक्रेशन होता है, उसको सही करती है। तो किसी को भी अगर गैस्ट्रिक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन उनको लेनी है, और सबको ही लेनी है, वो है चेलिडोनियम। जहाँ पे भी लीवर की प्रॉब्लम आती है तो लीवर की हर प्रॉब्लम को ठीक करने के साथ साथ डाइजेशन में इम्प्रूव करता है। और अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी और परेशानी आपको है, लीवर की कोई परेशानी, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, या कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर आप चेलिडोनियम ले सकते हैं। चेलिडोनियम को मदर टिंचर या लोअर पोटेंसी 6 CH या 12 CH में लेना अच्छा रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिन लोगों की एज अराउंड 60-65 ईयर्स की एज है, डाइजेशन पूरी तरह से बेकार हो चुका है, उनको कुछ भी खाने के बाद गैस बन जाती है। ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो सिर्फ एक निवाला खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, उसके बाद उनको पूरी गैस बनने लगती है, डकारें आने लगती हैं, और डकारें काफ़ी ज़ोर ज़ोर की आती हैं। शरीर बिल्कुल ठंडा रहता है, चेहरे पे पसीना आ जाता है, और ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कोई ताकत ही नहीं बची है, क्योंकि डाइजेशन भी उनका नहीं हो पा रहा है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो उसमें कार्बोवेज लिया जा सकता है। बात करते हैं लास्ट मेडिसिन की, और लास्ट मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। फ्रेंड्स, जो नेट्रम सल्फ मेडिसिन होती है ये बहुत अच्छा काम करती है गैस्ट्राइटिस के किसी भी केस में, जिसमें आपको मुंह में खट्टापन आ रहा है, गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, और साथ के साथ आपको जो भी आप खाना खाते हैं उसके खाना खाने के बाद आपको नॉजिएटेड फीलिंग आती है, उल्टी जैसा मन होता है, उन केसेस में आप नेट्रम सल्फ ले सकते हैं। नेट्रम सल्फ को आप 6 CH या 6X पोटेंसी में भी ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 मेडिसिन बताना चाहती हूँ जो आपको सबको लेनी है जिनको भी गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी इशूज़ हैं, और वो है चेलिडोनियम का मदर टिंचर जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और उसके अलावा मेडिसिन है रोबीनिया का मदर टिंचर। रोबीनिया बहुत अच्छा काम करती है डिस्पेप्सिया के केसेस में और गैस्ट्रिक के हर एक केसेस में। तो दोनों के मदर टिंचर को 10-10 बूंदें मिलाकर आप पानी के साथ ले सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखने वाली ये भी है कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको भूख नहीं लगती है, अपच हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, इरिटेशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उन केसेस में भी आप इन दोनों के मदर टिंचर को 10-10 बूंदें दिन में 2 बार पानी के साथ ले सकते हैं। और ये मेडिसिन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, चाहे आपको हार्ट के इशूज़ हैं, चाहे आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आप कोई भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी GERD यानी गर्ड या एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में। अगर कोई भी डाउट्स रहते हो, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली अपनी बीमारी से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और मेरे क्लिनिक पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।